ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हिंदी का सब्जेक्टिव आंसर। इससे पहले हमने टर्म 1 का जो ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशंस था उसको बना दिया था। टर्म 2 का जो है आपका सब्जेक्टिव आंसर 2022 एग्जाम का। चलिए देखते हैं इसमें कौन से क्वेश्चन आए थे और उसके क्या आंसर्स आपको लिखने थे। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर, एकांत ढूंढने के कई सकारात्मक कारण हैं। तो यहाँ पर जो है ये वाला पैसेज आया था। इस पैसेज को आराम से आपको पढ़ने के बाद में इसके प्रश्नों के उत्तर देने थे। जिस स्टूडेंट ने ये पेपर भेजा है काफ़ी अच्छा और साफ भेजा है। इससे भी साफ भेज सकते हैं अगर आपका कैमरा सही है। तो व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है। केवल इस व्हाट्सएप पे आपको अपने पेपर भेजने के अलावा कोई मैसेज या कोई कमेंट या कोई भी फ़ोन नहीं करना है। ये मैसेज के लिए नहीं, केवल आपके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए जो नंबर दिया गया है। तो यहाँ पे ये वाला पैसेज जो आपको पढ़ना है और इसमें पहले प्रश्न में पूछा गया एकांत हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? तो स्वयं को जानने के लिए एकांत आवश्यक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो कौन-सा होगा हमारा? स्वयं को जानने के लिए। तो यहाँ पर ये लिखना था आपको आंसर। तो यहाँ पे पूरा लिखते हैं आप, एकांत हमारे जीवन के लिए स्वयं को जानने के लिए आवश्यक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, आइसो नोफिलिया का क्या अर्थ है? तो अकेलापन या फिर एकांत से गहरा प्रेम, ये होता है आइसोनोफिलिया। ठीक है, ये चीज आपको लिखनी थी। उसके बाद में एकांत के सौंदर्य को कैसे देखा जा सकता है? तो एकांत से प्रेम करके जो है इसके सौंदर्य को देखा जा सकता है। ठीक है, एकांत से प्रेम करके एकांत के सौंदर्य को देखा जा सकता है। अथवा पाठ में फिर आपको एक यहाँ पे गद्यांश आया है। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद पद्यांश आया। पद्यांश को पढ़ने के बाद में, हे अगम चेतना की घाटी, कमजोर पड़ा मानव का मन है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पैसेज आपके सामने है, देख रहे हैं आप। इसको पढ़ने के बाद में आपको आंसर्स देने था। तो पहला आंसर जो है पूछा गया है, फूल या कांटे बोने का भाव क्या है? तो फूल बोने का भाव है मानव और मानवता की भलाई के लिए कार्य करना, जबकि कांटे बोने का भाव है मानव और मानवता के विरुद्ध कार्य करना। तो इस तरह से आप आंसर लिखते तो आपका आंसर सही हो जाएगा। ये इस तरह का मिलता जुलता आपको आंसर लिखना था, घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपने मिलता जुलता भी लिखा है तो सही है, पैसेज को समझ के लिखना था। ख ऑप्शन जो है इसमें, मानव मन की कटुता कैसे दूर होती है? तो मानव जब दूसरों के बारे में सोचता है और संयोगपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास करता है, तब उसके मन की कटुता दूर हो जाती है। तो यहाँ पर कौन सा आपको इस तरह से थोड़ा सा समझा करके लिखना था। इससे मिलता जुलता भी अगर आपने ढंग से लिखा है, सही से लिखा है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। कवि कठिनाई के क्षणों में क्या करने या ना करने का परामर्श दे रहा है? तो कठिनाई के क्षणों में मनुष्य का व्यवहार धैर्यपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि धैर्यपूर्वक संकट का सामना करने पर वह अंततः टल जाता है, यानी कि संकट टल जाता है। लेकिन यदि हम उससे भयभीत होते होने लगते हैं तो वह निरंतर बढ़ता रहता है। हमें डर लगता है तो वो चीज़ बढ़ती रहती है। तो इस तरह से इसके आंसर्स थे। ग्रुप बी की बात करते हैं, अभिव्यक्ति और माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है आपका, कंप्यूटर साक्षरता का महत्व अथवा झारखंड के पर्यटन विषय पर निबंध लिखना है। तो ये विषय का निबंध जो मैंने आपको सेट में कराया था, अगर आपने पढ़ा है और उन सेट्स को देखा है, मैंने आपको पहले बताया था कि आपके सारे सेट्स हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में सॉल्व कराए हैं। सारे सेट्स के परफेक्ट आंसर्स दिए गए हैं, जो कि आपको दूसरे चैनल पे गुमराह किया जा रहा है। बहुत सारे चैनल्स जो हैं आंसर सही नहीं देते हैं। ठीक है, यानी कि पूछा कुछ क्वेश्चन में जा रहा है, आंसर कुछ मिल रहा है आपको, तो वो चीज़ नहीं होनी। सब्जेक्टिव में यही प्रॉब्लम है कि आंसर क्या पूछ रहा है वो आपको बताना है। अपने गांव में कोरोना जांच कैंप लगवाने हेतु संबंधित अधिकारी को पत्र लिखिए। तो ये भी मैंने क्वेश्चन आपको करवाया है सेट में। और नया राशन कार्ड बनवाने के लिए जिला आपूर्ति अधिकारी को एक पत्र लिखिए। इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। और इसके अलावा एक अच्छी रिपोर्ट की क्या विशेषताएं होती हैं, ये भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं। तो अगर आपने ढंग से पढ़े हैं, हर चीज़ को फॉलो किया है, तो आपको पूरे आंसर्स मिलेंगे और अच्छी तैयारी हो चुकी होगी और बहुत बढ़िया पेपर आया था ये। सेक्शन सी की बात करें, पाठ्य पुस्तक से आया है। निम्न में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर जो पहला क पार्ट है, इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो इसमें क्या लिखना था, थोड़ा सा आप चेक कर ले कि आपने क्या लिखा है। यह काव्यखंड मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध कृति पद्मावत के 12 मासा से उद्धत है या लिया गया है। व्याख्या हो जाएगा, इन पंक्तियों में नागमती कहती है कि हे प्रियतम, मैं तुम्हारे वियोग में बिल्कुल सूखती जा रही हूँ। मेरी स्थिति तिनके के जैसे हो गई है, अर्थात मैं बिल्कुल कमजोर हो गई हूँ। मैं इतनी कमजोर हो गई हूं कि मेरा शरीर पेड़ के समान हिलने डुलने लगा है। अर्थात जिस प्रकार पेड़ हवा के झोंके से हिलने लगता है, इसी प्रकार मैं भी कमजोर होने के कारण हिल जाती हूँ। और इस पर भी यह विरहीन मुझे राख बनाने का व्यग्र है, तथा मेरे तन की राख को भी उड़ा ही दिए जा रही है। तो इस तरह से जो आपको वाक्यों को संजो के थोड़ा सा समझा के लिखना था। आपने क्या लिखा है आप एक बार जरूर
देख ले। इसके बाद ये जो पेज भेजा था किसी स्टूडेंट ने, ये पेज सही नहीं भेजा। मैं हमेशा रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी पेज को भेजें, पहले तो सीधा करें पेज को बिल्कुल, और आराम से फ़ोटो खींचे, फ़ोटो को पहले देखें कि आपके क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया से दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे, उसके बाद आप क्वेश्चंस को भेजें। जल्दबाजी ना करें, क्योंकि सॉल्यूशन बनाते समय हमें परेशानी होती है, साथ-साथ में जो वीडियो देखता है उसको भी परेशानी होती है कि उसको क्वेश्चन ना दिखाई दे। तो यहाँ पर झूठी पतियानी में उदास है कि, इस तरह से करके ये ख पार्ट जो है आपको दिया गया है, कविता सी लिखी गई है और इसकी भी आपको व्याख्या करनी है। सबसे पहले प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियाँ अंतरा भाग 2 नामक पुस्तक में संकलित कवित्त से ली गई हैं या कविता से ली गई है। इसके रचयिता रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि घनानंद हैं। अगर आप सीधा भी लिख सकते हो कि इसके रचयिता कवि घनानंद है। बिल्कुल सेम टू सेम लिखना कोई अनिवार्य नहीं है। आप अपनी मर्जी से भी थोड़ी सी लाइनें चेंज कर सकते हो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि प्रेमिका से वियोग के कारण अपनी दुखद स्थिति का वर्णन करता है। वह प्रेमिका से मिलने की आस लगाए बैठा है, परंतु प्रेमिका उसकी ओर से विमुख बनी बैठी है। और व्याख्या जो है आप इस तरह से कर सकते हैं। कवि कहता है, व्याख्या करते समय और प्रसंग करते समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। कवि कहता है कि तुम्हारे द्वारा कही कई झूठी बातों पर मैंने जो है झूठी बातों पर विश्वास किया था, लेकिन उन पर विश्वास करके आज मैं उदास हूँ। मैं ये बातें मुझे उबाऊ लगती हैं। अब मेरे संताप हृदय को आनंद देने वाले बादल भी घिरते नहीं दिखाई दे रहे हैं। वरना यही मेरे हृदय को कुछ सुख दे पाते। तो वो बादल भी नहीं आ रहे हैं जो उसको सुख दे पाते। मेरी बादल का मतलब जो इच्छाएं, मेरी स्थिति अब ऐसी हो गई है कि मेरे प्राण कंठ तक पहुंच गए हैं, अर्थात मैं मरने वाला हूं। मेरे प्राण इसलिए अटके हैं कि तुम्हारा संदेश आए और मैं उसे लेकर ही मरूं। भाव यह है कि कभी अपनी प्रेमिका के संदेश की राह देख रहा है और उसके प्राण बस उसके संदेशा पाने के लिए अटक पड़े हैं या अटके पड़े हैं। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा इसमें समझा के लिखना था। और आपके वर्ड्स दूसरे हो सकते हैं, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन समझाना कुछ इस तरह से था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर जो देने। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, राम के प्रति अपने सद्भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं, स्पष्ट करना है। तो संपूर्ण काव्य पंक्तियों से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपके मॉडल पेपर्स में से आए हैं इस बार। इसमें इस सब्जेक्ट में आपके मॉडल पेपर को अच्छी तरह से फॉलो किया गया है। तो इसका मतलब है कि कौन से पेपर में आपका मॉडल पेपर को फॉलो किया जाएगा पता नहीं है। एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, वो कहाँ से कैसे प्रश्न दे सकता है। तो सभी मॉडल पेपर्स को, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको इसी वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट है, उसको जरूर देखिए। अगर आप चैनल पर विजिट करते हैं प्लेलिस्ट नहीं देखते हैं तो सबसे बड़ी गलती आप करते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर कैसे होगा, राम के प्रति अपने सद्भाव का भरत कैसे प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर है, संपूर्ण काव्य पंक्तियों से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि भरत अपने भाई श्री राम से बहुत प्रेम करते हैं। जब वे अपने भाई श्री राम से मिलने वन वास जाते हैं या वन जाते हैं तो उनको देखकर उनके आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वन में श्री राम का जीवन कठिन था। उस कठिन जीवन को देखकर भरत भाव विभोर हो चुके थे। अपने भाई के इस कठिन दशा का जिम्मेदार वह स्वयं को ठहराते हैं। इस तरह से वो जो है श्रद्धा भाव उनके प्रति व्यक्त करते हैं। कुछ और लाइनें भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसमें जोड़ सकते हैं। एक्स्ट्रा लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपकी लाइनें स्पष्ट होनी चाहिए कि श्रद्धा भाव किस तरह से वो दिखा रहे हैं। उसके बाद जो है इसका ख पाठ, पूस के महीने में विरहिणी की क्या दशा होती है ये आपको बताना है। तो पूस के महीने में ठंड अपने चरम पर रहती है, चारों ओर कोहरा छाने लगता है और यह स्थिति नागमती के लिए कष्टप्रद है। इसमें विरह की पीड़ा मृत्यु के समान है। अगर नागमती का पति वापस नहीं आया तो यह ठंड उसे खा जाएगी। माघ के महीने में उसके अंदर काम की भावना भी उत्पन्न होती है और प्रिय से मिलने की व्याकुलता भी बढ़ जाती है। माघ के मास की बारिश उसके विरह को और बढ़ा देती है और माघ की बारिश में भीगे हुए गीले कपड़े और आभूषण उसको तीर की तरह चुभ रहे हैं और उसके श्रृंगार करना भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस तरह से थोड़ा अपने वाक्यों को संजो करके लिखना था। इससे पहले हमने सेट्स में बहुत तरीके से आपको समझाया है। अगर आपने सभी सेट्स को अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका एग्जाम जो है बेहतरीन तरीके से जाने वाला है। और जो इंपॉर्टेंट सीरीज डाल रहे हैं उनको जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपको बुक में से हर चीज़ तो पढ़नी है, लेकिन इंपॉर्टेंट मिल जाता है तो वो बेहतरीन रहता है। ग पार्ट में पूछा गया है, रही चकी चित्र लिखी सी पंक्ति का मर्म जो है अपने शब्दों में लिखना है। तो इस पंक्ति में पुत्र वियोगिनी माता का दुख जो है दृष्टिगोचर होता है। माता कौशल्या राम से हुए वियोग के कारण दुखी और आहत है। वे राम की वस्तुएं को देखकर स्वयं को बहलाने का प्रयास करती है। उनका दुख कम होने के स्थान पर बढ़ता चला जाता है, परंतु जब राम के वनवासी जीवन का स्मरण करती है तो हैरानी से भरी हुई चित्र के समान स्थिर हो जाती है। जैसे चित्र में बनाई गई स्त्री के मुख तथा शरीर में किसी तरह का हाव भाव विद्यमान ही नहीं होता, वैसे ही राम की दुखद अवस्था का
जो है भान भर के करके माता कौशल्या चकित तथा स्तब्ध अवस्था में होने के कारण हिलती भी नहीं है। तो इस तरह का जो है कुछ आपको लाइनें लिखनी थी, समझाना था। तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन जो है इस तरह का है आपका। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, देखिए। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गंगा पुत्र के लिए गंगा मैया ही जीविका और जीवन है। इस कथन के आधार पर गंगा पुत्रों के जीवन परिवेश की जो है चर्चा आपको करनी है। तो इस पाठ में गंगा पुत्र उन्हें कहा गया है जिनका जीवन गंगा के भरोसे है। गंगा में लोगों द्वारा डाले गए धन को एकत्रित करके ही ये अपनी आजीविका चलाते हैं। ये क्वेश्चन भी आया था मॉडल सेट, अगर आपने पढ़ा है तो मैंने क्वेश्चन को कराया था। अगर आपने पढ़ा था तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। गंगा पुत्र अपनी जान को जोखिम में डालकर गंगा में गोते लगा लगा कर इन पैसों को एकत्रित करते हैं और इनके इनके पास अपनी आजीविका का और कोई साधन नहीं है। गंगापुत्र दो समय की रोटी के लिए अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। इनका जीवन परिवेश अच्छा नहीं होता, परंतु कोई आजीविका का साधन ना होने के कारण इन्हें यह काम मजबूरन करना पड़ता है। तो इस तरह से जीवन परिवेश के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं, अपने शब्दों को पिरो सकते हैं। सिंगरौली को काला पानी क्यों कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन हमने कराया था। सिंगरौली खनिज पदार्थों से भरपूर पहाड़ी क्षेत्र है जो चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ है। इन जंगलों के कारण यहाँ यातायात के साधन विकसित नहीं थे। यातायात के अभाव यानी कि कमी तथा घने जंगल के खतरों के कारण यहाँ लोग ना अंदर जाते थे और ना बाहर आने का जोखिम उठाते थे। इन परिस्थितियों के चलते सिंगरौली देश के अन्य भागों से कटकर अकेलेपन का शिकार हो रहा था। इसी कारण सिंगरौली को काला पानी कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा, यही आंसर मैंने आपको जो है सेट्स में भी बताया है। तो ध्यान रखना है आपको, आंसर्स सारे सेट्स को पढ़ने हैं। सेट्स मैंने अवेलेबल करा रखे हैं। मैंने बताया जैसे कि इसी वीडियो के एंड में आपको जो है प्लेलिस्ट इसी स्क्रीन पे मिलेगी, उसको टच करके देख सकते हो, या अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना आता है तो प्लेलिस्ट जरूर देखें। हमेशा बोलता हूँ कभी भी आप एक अच्छे चैनल पे जाएंगे तो उसकी एक प्लेलिस्ट होती है जो आपको सब कुछ देता है, जिसमें सब कुछ अवेलेबल होता है। बच्चे कई चीज़ें डिमांड करते हैं कमेंट में डिमांड करने से पहले प्लेलिस्ट को देखना ना भूलें, और हमेशा कमेंट तब करें कि सर थैंक यू वेरी मच कि ये सेट भी आपने करवा दिया। इसके बाद में ग पार्ट है, मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। तो यहाँ इधर कथन के आधार पर जो है आपको पारो की मनोदशा का वर्णन करना है। तो यहाँ पर संभव की दशा तो पारो को पहली बार देखकर पता चल जाता है। ठीक है, संभव की दशा तो पारो को पहले बार ही देखकर पता चल जाता है, लेकिन पारो के मन की दशा का वर्णन उसके द्वारा मन में बोली गई इस पंक्ति से होता है। इससे पता चलता है कि संभव पारो के दिल में पहली ही मुलाकात में जगह पा लिया था, या संभव पारो के दिल में पहली ही मुलाकात में जगह बना लिया था। वह भी संभव को उतना ही मिलने को बेचैन थी जितना संभव था, यहाँ तक कि संभव से मिलने के लिए उसके संभव की भांति यानी उसने संभव की भांति ही मनसा देवी में मन्नत की चुनरी बांधी थी, और संभव को देखकर उसकी मन्नत पूरी हो गई। इससे पता चलता है कि उसकी मनोदशा भी संभव की भांति जो है पागल प्रेमी जैसी थी, जो अपने प्रियतम को ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ मारा मारा फिर रहा था। तो इस तरह से जो है मनोदशा का वर्णन आप कर सकते हैं, अपनी लाइनें और भी पिरो सकते हैं, अच्छे तरीके से और भी बता सकते हैं। अगर आप ये लिखते हैं तो बहुत बेहतरीन है, इससे भी थोड़ा सा मिला करके अच्छा लिखते हैं तो भी अच्छा है। तो इस तरह के आपको आंसर देने थे। आपने क्या लिखा था आपको पता होगा। इसके बाद मलिक मलिक मोहम्मद जायसी अथवा निर्मल वर्मा की किन्हीं दो रचनाओं के नाम आपको लिखने हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी की बहुत सारी रचनाएं हैं, आपने कौन सी लिखी हैं आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने सारी रचनाएं इसलिए लिखी हैं कि आपने कौन सी लिखी होगी मुझे नहीं पता, तो इनमें से आपको लिखनी थी। बहुत सारी रचनाएं, नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने लिखी गई हैं। इसी तरह से निर्मल वर्मा की रचनाएं हैं, बहुत सारी लिखी गई हैं। तो इनमें से आपने कौन सा लिखा ये आपको देखना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ पे मजा आया होगा इन सभी चीज़ों को देख करके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते थे और पहले जमाने के कुछ लोग नहीं जानते थे, अथवा में बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, बच्चे के माँ के सारे बंधनों का जीवन परित होता है। टिप्पणी आपको करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने कराए थे, आपने अगर करा होगा तो आज के इंजीनियर अपने तनिक ज्ञान को बहुत उच्च मानते हैं। उनको लगता है कि आज ज्ञान पर विज्ञान का पूरा अधिकार है। जल संग्रह और जल प्रदूषण को खत्म करने के आधुनिक तरीके इन्हें उन्हें मालूम है। पहले के लोग बस प्रकृति पर निर्भर रहते थे, आज रोज नई तकनीक और नए आविष्कार हो रहे हैं। पुराने जमाने में लोगों को तकनीक का ज्ञान नहीं था, वे तकनीकी शिक्षा से अनजान थे। ऐसा सोचकर वे स्वयं एक गलतफहमी में जीते हैं, और वे मानते हैं कि पश्चिमी सभ्यता ने ज्ञान का प्रसार किया है। भारत के लोगों को ज्ञान
था ही नहीं और रिंसा के बाद से ही लोगों के अंदर ज्ञान का फैलाव हुआ। तो इस तरह से आप इसके आंसर को लिख सकते हैं। इसमें भी आप 1-2 लाइनें अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं, कुछ लाइनें चेंज कर सकते हैं, सावधानी से लिखना था आपको। अथवा पार्ट में माँ वाला जो है क्वेश्चन, माँ और बच्चे के रिश्ते के बारे में, तो माँ और बच्चे के रिश्ते से पवित्र और शुद्ध रिश्ता दुनिया में कोई और रिश्ता नहीं होता। माँ भगवान से भी महान होती है, माँ का दूध अमृत से भी बढ़कर होता है। बढ़कर, ठीक है, यहाँ पे बढ़कर लिख लेना, बढ़कर होता है। बच्चे का अपनी माँ के साथ रिश्ता तभी जुड़ जाता है जब बच्चा माँ की कोख में होता है। जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो 6 माह तक अपनी माँ के दूध पर निर्भर होता है। इसके बाद वह 3 से 4 साल तक माँ का दूध पीता है और माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते समय अपने आंचल की छांव में छुपा कर रखती है, उसे अपने सीने से लगा करके दूध पिलाती है। इससे माँ बच्चे के बीच गहरा संबंध रहता है। बच्चा अपने माँ के साथ ही रोता है, हँसता है, खेलता है, और पीता है, सब कुछ करता है और बच्चा माँ के आँचल में दूध पीता हुआ अपनी माँ के स्पर्श तथा गर्माहट को महसूस करता है। बच्चे के जीवन का हर पल, हर खुशी, हर गम, हर आँसू जो है सभी क्रियाओं में माँ के साथ ही होती है और माँ बच्चे के हर छोटी क्रियाओं से खुश भी होती है, नाराज़ भी होती है। बच्चा माँ की गोद में सुकून से रहता है और माँ बच्चे को गोद में लेकर अपनी ममता उस पर निछावर कर देती है। तो इस तरह के वर्ड्स से पिरोना था इस आंसर को, कम ज़्यादा आप कर सकते थे, आपके ऊपर डिपेंड है। इसके बाद में विस्कोहर की माटी शीर्षक पाठ में लेखक ने किन फूलों और फलों की चर्चा की है? अथवा में गर्मी और लू से बचने के उपायों का वर्णन कीजिए, विवरण दीजिए। क्या आप इस इन सभी उपायों से परिचित है? तो ये दोनों क्वेश्चन फिर मैंने कराए हैं। देखो याद रखें, मैंने सारे सेट्स में क्वेश्चंस कराए थे। आपने नहीं पढ़ा, आपने नहीं ध्यान दिया तो आपकी गलती है। हर बार बोलता हूँ, जितने भी हम क्वेश्चंस डालते हैं उसको बहुत सावधानी से पढ़ें, क्योंकि हम पूरे हिंदुस्तान के क्वेश्चंस बनाते हैं। तो हमारे जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही सटीक तरीके से स्टूडेंट को ख्याल में रख के, ध्यान में रख के बनाया जाता, कि अगर मैं स्टूडेंट होता, मैं खुद लिखता इस क्वेश्चन पेपर को, तो मैं एग्जाम में कैसे लिख पाता। तो उससे इजी वर्ड्स हम ज़्यादा नहीं दे सकते जितना इजी वर्ड्स में हम बनाते हैं। तो विस्कोहर की माटी शीर्षक पाठ में आए फूलों के नाम इस प्रकार है, जिसमें कमल है, कोइया है, सिंघाड़े का फूल है, हरी सिंगार है, कदम के फूल है, सरसों के फूल है, भरभंडा है, मटर के फूल है, सेमल के फूल, जूही आदि है। फलों के नाम भी इमली, अमरूद, शरीफा, आम के बौर और कटहल, बेल आदि का वर्णन किया गया है। तो इन सभी के नाम आपको बताने थे। 2 नंबर का क्वेश्चन है। गर्मी और लू से बचने के उपायों का वर्णन आपको बताना है। तो गर्मी और लू से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। इसको मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था। धोती तथा कमीज में गांठ लगाकर प्याज बांध दिया जाता है। लू से बचने के लिए कच्चे आम का पन्ना दिया जाता है। कच्चे आम को भुना जाता है तथा गुड़ चीनी उसके के साथ मिलाकर उसका शरबत बना करके पिलाया जाता है। उससे शरीर पर लगाया जाता है तथा उससे नहाया भी जाता है। कच्चे आम को भून करके उबाल कर सिर भी धोया जाता है। कई तरह से हम केवल प्याज के प्रयोग में के प्रयोग तथा आम पन्ना पीने वाले उपाय से परिचित है। अन्य विवरण हमारे द्वारा सुना ही नहीं गया। इस तरह का मैंने आंसर दिया था, आपको याद होगा। तो ये जो था आपका पूरा सॉल्यूशन, आपको इस तरह का सॉल्यूशन लिखना था। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देख करके आप संतुष्ट हुए होंगे, आपने क्या आंसर लिखा आपको पता भी चल गया होगा और अच्छी तरह से आप अपने क्वेश्चन पेपर्स जो है साफ सुथरे, जो आपको इस तरह का जो है साफ सुथरा पेपर सीधा सीधा बिल्कुल आपको भेजना है। व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है, आपके सारे सॉल्यूशंस जो है इसी तरह से करवा दिए जाएंगे। इसके लिए आप शांति रखें, धैर्य रखें, आंसर आपको ज़रूर मिलेंगे, परफेक्ट सॉल्यूशन मिलेंगे और जिससे आप मैच कर सकते हैं कि आप कितने सही हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस आपके मॉडल पेपर्स जो डाले गए हैं उनको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।